So hey guys, welcome to the session of Target Olympiads, and is this in this course of NACA, that is Astronomy Olympiad. हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे द बेसिक चैप्टर एंड द मेन चैप्टर, दैट इज ग्रेविटेशन. सो यार, ग्रेविटेशन ही सबसे ज्यादा वेटेज है हमारा फिजिक्स में NACA के अंदर. और ग्रेविटेशन को एक डिटेल वे में जो स्टडी होता है वो इस कोर्स में मिलेगा आपको. ठीक है. तो पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और इसमें दैट इज NSEA के लेवल का क्वेश्चन करना है. तो आपको जो NSEA के लेवल का क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपको आने वाला है इज ओनली फ्रॉम HC वर्मा एंड नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो दोनों से मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा एंड दोनों से आपको इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर दिया जाएगा. स्टार्ट करते ग्रेविटेशन बिना किसी देरी के. तो यार, ग्रेविटेशन का जो इंटरलिंक है, ओके, ग्रेविटेशन का जो इंटरलिंक है वो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ है. ठीक है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है. ठीक है. जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा एक इक्वेशन होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. एंड यहाँ पर K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9. ये मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दिखाता है जिसका K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 है. मतलब आप इस वैल्यू को सोच सकते हो कि 9 के बाद 9 को 0, 9 0 0 0 0 0, मतलब ये कितना पावरफुल वैल्यू है जो कि दो ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है. ठीक है. दो चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है. दो चार्ज, मान लो ये चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये दो चार्ज है, एक स्पीड में, बहुत ज्यादा स्पीड में खींचता है, बहुत ज्यादा फोर्स से खींचता है. दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, होता है कूलम्बिक फोर्स. ओके. बट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किस चैप्टर की? हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर की. एंड ग्रेविटेशन चैप्टर का इक्वेशन है, ठीक है, F इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू, यहाँ पर था कूलम्बिक फोर्स, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर. मतलब वहां पर क्या था? वहां पर था एक चार्ज, दो चार्ज, एक चार्ज, दो चार्ज, बहुत स्पीड में. एंड यहाँ पर क्या है? एक चार्ज और दो चार्ज रहेगा, वो अट्रैक्ट हो रहा, मतलब ये ऑब्जेक्ट को अभी भी अट्रैक्ट कर रहा है. बट इसका फोर्स क्या है? बट इसका फोर्स क्या है? एक सेकेंड, एक सेकेंड. हाँ, बट इसका फोर्स का यहाँ पर G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11. मतलब -11, मतलब ये एक नेग्लिजिबल फोर्स है. ये क्या है? नेग्लिजिबल. तो इसका मतलब अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर भी रहा होगा तो हमें पता नहीं चल रहा. दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. ठीक है. तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हम लोग को बात करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड की. ग्रेविटेशन, इसमें आपको हर चीज क्लियर कर दिया जाएगा विद क्वेश्चंस एंड थ्योरी. ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, तो बिल्कुल फोकस करना. ग्रेविटेशनल फील्ड, यार आप ग्रेविटेशनल फील्ड को समझते हैं, मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट है. ये एक ऑब्जेक्ट है. ये अपने कितने एरिया, अपने कितने सराउंडिंग में अपना इन्फ्लुएंस कर सकता है. ऐसे तो ये इंफिनिटी में तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट इसके इन्फ्लुएंस से किस किस को इफेक्ट होगा? मान लो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट इसको कहाँ तक इन्फ्लुएंस कर सकता है? ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है. अभी यहाँ पर अच्छा समझ नहीं होगा. तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? सिंपली उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू दैट F अपॉन ए. ठीक है. F अपॉन एम, F अपॉन एम. सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज जस्ट F अपॉन एम. मतलब फोर्स को मास से डिवाइड कर दो, वो उस एरिया का फील्ड है. मतलब यहां तक, इस फील्ड तक उस ग्रेविटी का, उस ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट होगा. यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू जी एम एम की जगह जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एम एम तो खत्म हो गया. आप देखो यार, हम लोग इस कोर्स में क्वेश्चंस को ज्यादा वैल्यू देना है हम लोग को. सो क्वेश्चंस पे मेन फोकस रखना है. ठीक है यार. अब देखो कि हम लोग का टॉपिक क्या, देखो एक चीज क्लियर हो जाएगा. टॉपिक वाइज नो प्रॉब्लम होगा. ठीक है. नो प्रॉब्लम. हमारा पहला टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हम लोग ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझा,
जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है बट विद अ वेरी माइनर फोर्स। अब यार एक चीज और बताते हैं फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। सो हमें एक चीज जानना रह गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चेंज होता है। सो इसको हम लोग ऐसा देखेंगे कि मान लो ये एक एरिया है और ये है एरिया हमारा है वैक्यूम, और ये है हमारा एयर। ये है एयर, एयर है, सांस ले रहे हैं। ये है मान लो वैक्यूम, ये रहा बंद वैक्यूम। इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट को डाल के बंद कर दिया वैक्यूम के अंदर। तो इस अंदर में जो ऑब्जेक्ट है जो कि वैक्यूम के अंदर है, मान लो वैक्यूम होगा, ठीक है। सो मान लो ये वैक्यूम के अंदर है, तब भी इसमें इसमें मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा एफ। अब ये ऑब्जेक्ट बाहर भी है तब भी उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा एफ। एंड यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ नीट में बहुत सारे एग्जाम में कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट होता है ये क्या चेंज करता है। जिसका आंसर है ये कांस्टेंट इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, एवरीवेयर। पानी में भी वही रहेगा, वैक्यूम में भी वही रहेगा, देन आपका एयर में भी वही रहेगा, तो ये चेंज नहीं करता है। ठीक है, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। हेलो माइक चेक। ठीक है, चलो। पहले क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग कि दो एस्ट्रोनॉट अगर फ्लोट कर रहा है स्पेस में तो क्या होगा। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, पहले खुद से मान लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड बनाया हूँ। ठीक है, तो यार दो एस्ट्रोनॉट हवा में अगर फ्लोट कर रहा है तो सिंपली क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज ग्रेविटी इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ऐसे करके बात करते हैं हम लोग और क्वेश्चंस की। ठीक, ग्राफ है फील्ड और इंटेंसिटी की, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे, ये कोई पढ़ाया नहीं गया है। और फिर ये आपका स्फीयर में है, ये भी बाद में देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन देख लो, वो स्फीयर का था, सब हम लोग करेंगे, आगे समझेंगे तो करेंगे क्वेश्चन स्फीयर का था। ठीक है, देखो। ये 12 नंबर क्वेश्चन देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट है मास के, ठीक है, अगर सिचुएटेड है और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है यार, उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, और अगर उसने अपना जगह चेंज किया और उन्होंने एक लिक्विड में चल गया और वहां पर उसका ग्रेविटेशनल स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, वो एफ ही रहेगा। मैंने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होता नहीं है, तो वो एफ का एफ ही रहेगा हर जगह। ठीक है, ठीक है, जो मतलब कि वह हवा में भी एफ रहेगा, पानी में भी एफ रहेगा, वैक्यूम में भी एफ रहेगा, हर जगह एफ ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं यार। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, अभी अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर रिक्वायर्ड है, लिक्विड में स्टीर करने के लिए, कि कन्वेक्शन के लिए, कि कंडक्शन के लिए, कि रेडिएशन के लिए। तो आप खुद ही जानते होंगे कि कंडक्शन, एक ब्लैंक पेपर ले लेता हूँ जिससे मुझे बताना इजी रहेगा। चलो, ड्रॉ, देखो यार, सबसे अच्छा ब्लैंक पेज आ गया, नीचे करना पूरा लिखा हो। चलो, तो देखो यार, कन्वेक्शन में हमारा क्या होता है, ये अगर पानी है, हम लोग यहाँ पर उसको हीट दे रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर जाता है, ऊपर का मॉलिक्यूल नीचे आता है। यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर एक फोर्स का रिकॉर्ड होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 13 का आपका आंसर होगा कन्वेक्शन, यानी बी। आगे बात करता है, देखो। ये बॉडी ऑफ रेडियस, अब चलो ये ज्यादा क्वेश्चन है, इसके हम लोग को आगे टॉपिक समझना पड़ेगा। हम लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा एमसीक्यू किया था, उसकी बेसिस पे हम लोगों ने इतना क्वेश्चंस कर लिया। ठीक है, आगे हमारे स्लाइड में आते हैं, समझते हैं, एक पेज में एक क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। चलो, अब हमें देखना है ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, ये सेम बात हुआ, बस एम का अंतर तो आप अपने कैलकुलेशन में चेंज कर सकते हो। वो डिपेंड कैसे करता है, मतलब कि वो डिफरेंट एरिया में रहेगा। अगर वो सर्कल के बीच में तो क्या होगा, अगर वो रिंग, मतलब देखो यार, समझना, फील करना, मान लो यही एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। अब मान लो ये एक 2D सर्कल है, फिर सर्कल के बीच में अगर ये एक सर्कल के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा। देन हमारा एक रिंग है, उसके बाहर रखा हुआ तो क्या होगा, मतलब कि डिफरेंट शेप्स, सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल शेप्स, एंड डिफरेंट शेप्स में ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे वैरी करता है या ग्रेविटी कैसे वैरी करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम लोग देखेंगे अभी।
तो यार अब हम लोग बात करते सबसे पहले एक फॉर्मूला से, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये हुआ एक आर्क और ये दो रेडियस, ठीक है। वो था एक आर्क और ये है हमारा दो रेडियस। हाँ, तो लेट्स से द एंगल बी थीटा, थीटा, ठीक है। लेट्स से का एंगल बी थीटा। अब इस एरिया में अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए बोला जाएगा तो मैं क्या करूंगा? हाँ, नहीं, ये रेडियस है हमारा, ये आर, ठीक है। ये रेडियस हमारा आर। तो इस एरिया में अगर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसको मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को सेशन फास्ट रखना है और हमें एनईसीए का पूरा कोर्स भी करना है, ठीक है। तो 2gm साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन आर स्क्वायर थीटा। तो 2gm साइन थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पर अप्लाई होता है। एंड इसको बस आप याद कर लोगे तो आप कितने शेप्स कर लोगे आप, सर्कुलर सर्कुलर शेप, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक क्वाड्रेंट है, ये एक क्वाड्रेंट है, एंड ये क्वाड्रेंट में आपको ऑब्वियसली देख ही क्या लग रहा है कि क्वाड्रेंट में सर सर्कल का एक भाग लिया मैंने, तो यहाँ पर ये थीटा होगा हमारा 90 डिग्री। या पुट कर दो यार, पुट कर दो साइन 90/2 फॉर साइन 45 का वैल्यू डालो, यहाँ आर स्क्वायर 90 रख दो, एंड जो भी है ई का वैल्यू आ रहा देख लो। तो इसकी मदद से आप कितने शेप्स का निकाल सकते हो ये देखे। आप साइन 360/2 भी कर सकते हो। देखो, मैं एक बार करके बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक अगर सर्कल होगा, यहाँ पर फिजिक्स को फील करो, ठीक है। फिजिक्स को फील करो। सो मान लिया मैंने यहाँ पर सर्कल हुआ, तो यहाँ पर एंगल कितना हुआ? 360 डिग्री। तो लेट में पुट इट लाइक 360 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? साइन 360/2 विच इज 180। सो यहाँ पर हमारा आ रहा है साइन 360/2, दैट इज 180। 180 हुआ। साइन 180 क्या होता है? साइन 180 क्या होता है? -1। साइन 180 क्या होता है? -1। तो पूरे यहाँ पर आ जाएगा -1। मैं इस इक्वेशन को खराब नहीं कर रहा, तो ऐसे मतलब कि मैं साइन का मतलब कि मैं थीटा देख के इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसको आपको इक्वेशन याद रखना होगा। दैट इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन आर स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 2। एंड हमारा अगला शेप आता है, दैट इज अ रिंग, ठीक है। ओके, सो ये हमारा एक रिंग है, ठीक है। ये हमारा एक रिंग है, ये सर्कुलर और एलिप्टिकल मैंने बना दिया है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारा आर है, ये पॉइंट हमारा पी है, और ये डिस्टेंस हमारा आर है, बड़ा। तो मुझे बोला है कि पी में आप बताइए मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ई एट पी क्या होगा? तो मैंने बोला कि मुझे फॉर्मूला तो याद है, दैट इज ई एट पी क्या होगा? दैट इज जी एम आर अपॉन आर प्लस आर की पावर 2/3/2, ठीक है। जी एम आर अपॉन आर प्लस आर टू पावर 3/2, नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड, आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली, इक्वल्स टू ई। अब यहाँ पर आपको एक मिनी सा ग्राफ की मदद से कुछ समझाना है। ओके, सो दैट इज ई अपॉन आर का ग्राफ। ओके, सो ये ग्राफ किस चीज का? ई वर्सेस आर का ग्राफ है। ई वर्सेस आर का ग्राफ है। और ये ग्राफ को मैंने देखा तो ये ग्राफ अचानक से एक पार्टिकुलर पॉइंट पर अपना मैक्सिमा अटेन कर रहा है, एंड ये पॉइंट है आर अपॉन √2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ये पॉइंट है आर अपॉन √2। सो आपको फॉर्मूला मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। द फॉर्मूला इज जी एम आर अपॉन आर प्लस आर टू द पावर 3/2 इक्वल्स टू ई, ठीक है, इक्वल्स टू ई। ओके, तो यहाँ मैक्सिमा कहाँ अटेंड करता है? आर अपॉन √2 में। इसमें क्वेश्चन आया हुआ नीट का, भी मैं आपको तुरंत करवा दूंगा। एंड
अब एक बात आपको और जानना है कि कोई भी सिमेट्रिकल शेप में, इन अ सिमेट्रिकल शेप, सिमेट्रिकल शेप क्या होता है? जैसे कि सर्कल के बीच का पॉइंट, सॉरी स्क्वायर के बीच का पॉइंट, सर्कल के बीच का पॉइंट, मतलब सिमेट्री यहाँ शो कर रहा है, सिमेट्री। तो ये जो भी सिमेट्रिकल शेप है वहां पर एट सेंटर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल्स टू 0। समझ आ गया? सो 2gm अपॉन r प्लस r टू द पावर 3/2, 2gm r पर r प्लस r टू द पावर 3/2 इज द फॉर्मूला। अब हम लोग ग्रेविटी की फॉर्मूला की बात करते हैं। ग्रेविटी, सो ग्रेविटी इज बेसिकली gm अपॉन r स्क्वायर। एंड अब आपको लग रहा होगा ग्रेविटी क्या है, वो ग्रेविटेशन फील्ड की तरह है। gm अपॉन r स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी। एंड ग्रेविटी को मैं एक और फॉर्मूला से लिख सकता हूँ, दैट इज kpr। kpr बढ़ लो मिटाओ। ऐसे बटन ना काम नहीं करता, पेन से चेंज करना पड़ता है। हाँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ग्रेविटी को क्या लिखा, के पी आर। एंड यहाँ पर याद करने के बाद लिखा हुआ के पी आर, लेकिन ये के रो आर है, वेयर आर इज अ रेडियस, रो इज अ डेंसिटी एंड के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बेसिकली भी। इसका एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ग्रेविटी का फॉर्मूला सबको पता ही है, जी एम अपन आर स्क्वायर होता है। अब मुझे इसके बेसिस में आपको मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ कुछ अभी जितना पड़ा है, और उसके बाद हम लोग इसका इम्पोर्टेंट और एक अच्छा पहलू पढ़ेंगे, दैट इज वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, डेप्थ और द अर्थ रोटेशन। ठीक है, मैं रोटेट कर जाता तभी तार लगा हुआ है, पूरा रोटेट हो जाता। क्वेश्चंस बात है। चलो ब्लैंक साइड भी आ गया, तुम ये करो नहीं, अच्छा करो नहीं, पिंक से लिखते चलो। हाँ, सो यार देखो, बॉडी ऑफ वेट 72 न्यूटन मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हाइट। ये हाइट का क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा आपको आगे। ठीक है, हाइट का क्वेश्चन तो आगे बताया जाएगा। ओके गाइस, सो क्वेश्चंस में हम लोग थे, तो हम लोग के जितना भी क्वेश्चंस अभी है, ये मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा अभी होगा एक टॉपिक करने में, जैसे जो कि हम लोग का है वेरिएशन ऑफ हाइट। ठीक है, साउंड चेक सही। तो यार देखो, वेरिएशन ऑफ हाइट के बाद हम लोग सब क्वेश्चंस को कर पाएंगे। उसके पहले ये क्वेश्चन देख लो यार, देखो ये क्वेश्चन किसका बता रहा है यार। स्फेरिकल शेल है हाँ। वहां पर बताया जा रहा है कि अगर उसको हम लोग एक आर डिस्टेंस क्वेश्चन पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके 11 नंबर। सर स्फेरिकल स्फेरिकल शेल है। ठीक है, उसमें उसमें अगर हम लोग उसको आर डिस्टेंस दूर रखेंगे, मतलब कि एक स्फेरिकल अगर शेल है, इसे मैंने अभी जो भी फोटो बनाया, जस्ट अभी जो बताया आपको, उसमें आर डिस्टेंस दूर रखेंगे तो क्या होगा, ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैंने आपको अभी बताया है कि ये ग्राफ एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और उसके बाद ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। और मुझे आपको एक चीज और बताना था इसी बहाने, चलो क्वेश्चन में आते हैं, और उसके बाद हम वेरिएशन ऑफ हाइट पढ़ेंगे, और अंतिम में हम लोग वेरिएशन ऑफ हाइट के बाद अंतिम में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, वेरिएशन ऑफ हाइट के बाद हम अंतिम में क्या करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे यार। चलो आते हैं मुद्दे पे। चलो यार फोकस करना। रेड लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया क्या, मैंने ये जो भी बताया अभी, ये सब में अभी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये जो रिंग है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रिंग के पी पॉइंट में आपका ग्रेविटी क्या होगा, जी एम आर अपॉन आर प्लस आर टू द पावर 3/2। ठीक है, जी एम आर जी एम आर जी एम आर अपॉन आर प्लस आर, ठीक है, टू द पावर 3/2। बट ये जो
मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, लेकिन अगर ये यहाँ पर होगा तो क्या होगा, तो आप फॉर्मूला में पुट करके देखना, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ कि सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट, लेट्स से द पॉइंट सी, यहाँ पर सी में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड एट सी, ई एट सी विल बी 0, एंड यहाँ पर भी कुछ होगा, कुछ यहाँ पर भी होगा, लेट्स से पॉइंट एक्स, यहाँ पर जो एक्स है वो कुछ वैल्यू कुछ भी होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे बेसिकली ये पता चलना चाहिए कि अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पर आर का वैल्यू 0, तो यहाँ देखो, यहाँ पर आर का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो इक्वेशन में 0 आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी है उससे मतलब नहीं है, बस इतना मतलब रखना है कि आपको ई एट सी 0, मतलब कि सर्कल के अंदर तुम कहीं भी जाओगे तो ये 0 हो रहा है, सर्कल के अंदर 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, और अचानक से r/2 में मैक्सिमम हो जाता है, फिर कम होता है r/2 में। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाना जा रहा है। मैं डिलीट कर देता हूँ स्लाइड को भी, ठीक है, मुझे बस बताना था आपको क्या, कि ये 0 रहता है सर्कल के अंदर और अचानक से बढ़ता है और फिर घटना चालू करता है। मतलब आपको ग्रेविटी, ये शेल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को इसका मेन टॉपिक करना है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटी आपका हाइट पे वैरी कैसे कर रहा है, ठीक है, वो हाइट पे वैरी कैसे करता है। आपको एक एक क्वेश्चन में डीपली बताया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, ठीक है, ठीक है, लाइक जरूर करना, हाँ। सो वेरिएशन में बात करते हैं। सो वेरिएशन ऑन हाइट, डेप्थ एंड आपका रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, वेरिएशन इन हाइट, डेप्थ एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसमें ग्रेविटी का कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पर ग्रेविटी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, ग्रेविटी कैसे डिपेंड करता है। तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि यहाँ पर g इक्वल्स टू जी डैश इक्वल्स टू जी 1 + h/r की r का होल स्क्वायर, ठीक है, g डैश इक्वल्स टू जी नॉट, मतलब ये पहले वाला g डिवाइडेड बाय 1 + h/r का होल स्क्वायर। डेप्थ में डिपेंड कैसे करता है, g डैश इक्वल्स टू जी नॉट, ठीक है, 1 - 1 - d/r, ठीक है, g डैश इक्वल्स टू जी नॉट 1 - d/r, एंड यहाँ पर क्या, g डैश इक्वल्स टू जी नॉट माइनस r ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर आप थीटा का वैल्यू डाल के आप देख सकते हो कि एट पोल्स एंड इक्वेटर की कहानी, कि क्यों हमारा ग्रेविटी इज मैक्सिमम इन पोल्स एंड ग्रेविटी इज मिनिमम इन इक्वेटर, हम लोग यहाँ पर थीटा का वैल्यू डाल के देख सकते हैं। थीटा बेसिकली हम लोग को कॉस थीटा का वैल्यू डाल के देखना, कॉस थीटा, हाँ, ठीक है, कॉस थीटा 90 में ज्यादा होता है कि 0 में होता है, आप डाल के देख लेना है। तो ये 3 फॉर्मूला है, तीनों को मेंशन करना है, यहाँ पर आप कभी कभी इसका यूज कर सकते हो, g डैश इक्वल्स टू जी नॉट 1 - 2h/r, यहाँ पर आपका बाइनोमियल लगता है, जो कि मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, इसे मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया। सो यही यार वेरिएशन ड्यू टू हाइट, ठीक है। हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट समझते हैं, एंड यहाँ पर आपको अलग अलग रंग के क्वेश्चन दिखेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, सिंपली याद रखना, u इक्वल्स टू माइनस जी m1 m2/r, ठीक है, u इक्वल्स टू माइनस GM_m/r, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है, कहानी, यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मास है, ये मास है, ये मास है, ये मास है, आ, मास ये mx है, तो mx में ये तीनों मास, देखो यार एक एक समझना है, क्लियर कट, हाँ। तो यार ये जो mx मास है, उसमें जो तीनों मास है, कैसे अपना पोटेंशियल एनर्जी का इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखना होगा 90 डिग्री है तो ये थीटा है,
तो यहाँ पर आपको इसका एक ये करना होगा, दोनों को पहले क्लब करना होगा। जैसे दो है, दोनों को क्लब करना होगा, तो आपको पता है ना यार कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे लेते हैं। रिजल्टेंट पता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा वाला जो होता है रिजल्टेंट लिया जाता है, वो ले लेना एंड रिजल्टेंट करके यहाँ पर निकाल देना। फिर एक और क्वेश्चन आता है आपका कि 4 मास दिया हुआ है, M2M 3M 4M जो भी है, एम ही लिख दिया यहाँ पर। तो ये चारों मास का अगर सेंटर पे क्या आएगा फोर्स, तो ये निकालना तुमको ऐसे करके, इसका फोर्स ऐसे किया, इसका फोर्स ऐसे किया, इसका फोर्स ऐसे किया, इसका फोर्स ऐसे किया, फिर दोनों ऊपर वाला जो फोर्स है ऐसे ऐसे हुआ, दोनों नीचे वाला फोर्स ऐसे ऐसे हुआ, ये दोनों का रिजल्टेंट ले लेना नीचे, ये दोनों का रिजल्टेंट ले लेना ऊपर, ऊपर रिजल्टेंट 1 नीचे रिजल्टेंट 2, जो बड़ा होगा R1 माइनस R2 कर देना या R2 माइनस R1 कर देना। दस आपको इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया जाता है। यही दो तीन टाइप का क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल ग्रेविटी के इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको बस लिखा है बता दिया। तो इसी रंग के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम लोग को समझना है कि इसमें क्वेश्चंस करते हैं और प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को करके देखते हैं। एंड एनएससी के एक ही आपको मैथ्स का क्वेश्चन चाहिए होगा, तब भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। आप बस कमेंट करो, ये कोर्स आ जाएगा। ठीक है, देख लो यार। सो यार सिंपली एक बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बॉय ऑफ वेट 72 moves from the surface of the earth half of the radius। ठीक है, क्या है? जी डैश इक्वल्स टू जी नॉट 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे भी पता है, आपको भी पता, हम सभी भारतवासियों को पता है। तुम डायरेक्ट लिखेंगे जी डैश इक्वल्स टू 72। यार यहाँ पर वेट लिखा हुआ है 72, आपको घबराना नहीं है। तो मैं जी का वैल्यू 72 नहीं डालूंगा, मैं वेट जी का वैल्यू क्या डालूंगा, देखो मुझे पता है एम जी इक्वल्स टू 72 वेयर एम 9.8 इक्वल, अरे यार जी नॉट पता है आपको, 9.8 तो क्या झेलना है। 9.8 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पर क्या दिया हुआ, हाइट इज हाफ ऑफ रेडियस, तो 1 अपॉन 2 आर लिखना है। यहाँ पर आपको खुद भी पता होगा 1 अपॉन 2 आर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 1 अपॉन 2 आर, आर आर कट गया, 1 अपॉन 2 आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 क्या होता है, 3 अपॉन 2 होता है। 3 अपॉन 2 नीचे आया, 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9 अपॉन 4 आता है, डिवाइडेड बाय 9 अपॉन 4, मैं कैलकुलेशन स्पीड कर रहा हूँ। तो 9.8 इंटू 4 अपॉन 9 होगा, जो भी वैल्यू आएगा 9.8 इंटू 4 अपॉन 9 इज द वैल्यू ऑफ जी डैश। एंड जी डैश को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, मैं बता रहा हूँ, 9.8 इंटू 4 अपॉन 9। ठीक है, देख लो यार, आप 1 से बढ़ा 10 से बढ़ा देना। 9.8 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 क्या होता है, 4.355। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, उसमें पहले आपको मास निकालना होगा। ठीक है, उसके पहले आपको मास निकालना पड़ेगा और मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो। मैं पहले कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 32 आया आंसर, देख सकते हो आप, आंसर 32 आया। तो मैंने भी क्या क्या, देखो यार मैंने भी क्या क्या, देखो तो मैंने ये जो कैलकुलेशन किया है यहाँ पर, ये जो मैंने फॉर्मूला डाला, बहुत इजी है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बाद नहीं करेंगे। ये जो मैंने फॉर्मूला डाला और कैलकुलेशन किया, तो मैंने देखा कि जी डैश का वैल्यू आ रहा है 4.35। ठीक है, मैंने देखा जी डैश का वैल्यू आ रहा है 4.35। तो मैं सोचा कि अब ये जी डैश को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट था, तभी तो वेट आएगा। इसको अगर हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तभी तो वेट आएगा। तो हम लोग को सबसे पहले मास को जानना था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को मास को जानना। हाँ, तो हम लोग गाइस हाइट की बात करें, तो मैं लाइटिंग का प्रॉब्लम सॉर्ट सॉर्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो देखो यार, पेन कहाँ गया? सिंपली आपने देखा, अब मुझे क्या पता चल गया है, ग्रेविटी मिल गया है। मैं क्वेश्चन में इतना टाइम देना नहीं चाहिए था, मैं बट दे रहा हूँ। तो मुझे ग्रेविटी का वैल्यू मिल गया, मास चाहिए तभी ना वेट आएगा। लेकिन मुझे पहले पता है कि पहले प्रीवियसली 9.8 ग्रेविटी था, कुछ मास होगा तभी 72 आ रहा था। तो यहाँ से मैंने मास निकाल लिया एंड यहाँ पर हमारा मास आया 7.34। ठीक है,
तो ये मास को मैं यहाँ पर पुट किया और मैंने देखा 7.34 इंटू 4.3 32 आता है, तो यहाँ पर मैंने 32 निकाल लिया। ठीक है, कैलकुलेटर मिलेगा एग्जाम में, लेवल 2 मिलेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हो गया, इजी है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पार्टिकल गो कर रहा है सर्कल के अराउंड विच म्यूचुअल अट्रैक्शन, यहाँ पर स्पीड क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मुझे खुद से पढ़ाना टॉपिक, तभी क्लियर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो यार देखो, तो आपने इस टॉपिक के अंदर सब क्वेश्चंस कर लिया। एक क्वेश्चन और है। So if the gravitational force between two objects were proportional to 1 upon r, not as 1 upon r, इसका मतलब कि बता रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग लिखते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की जगह अगर जी एम एम अपॉन आर ही हो, और वेयर आर इज द डिस्टेंस एंड देन द पार्टिकल, ठीक है, सो आर डिस्टेंस हो, देन अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ वुड हैव एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ। तो यार ऑर्बिटल स्पीड का आपको फंडा मैंने अभी तक नहीं बताया हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं आऊंगा, बट ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, 2 gm अपॉन आर। और मैं आपको ऑर्बिटल स्पीड के पहले क्वेश्चंस बताऊंगा क्या होता है, तब मैं करवाऊंगा। ठीक है इसको। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखो हम लोग पहला टॉपिक क्लियर कर लिया, आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या आपको करना है यार। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द सेम वर्ड लाइक जी। जी की बात करें यहाँ पर। सो इफ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर and the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude, which of the following will be correct? यार आपको बताना चाह रहा है ये, मास ऑफ सन 10 गुना कम कर दो एंड ग्रेविटी का कांस्टेंट 10 गुना बढ़ा दो, तो क्या होगा? कुछ नहीं। देखो यार, रेनॉल्ड्स विल बी फास्टर है, आपको ये सब इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना समझ के, ठीक है। और क्या बढ़ाने बोलते ग्रेविटी, जी एम अपॉन आर। मेरे ख्याल से ग्रेविटी विल नॉट चेंज, टाइम पीरियड विल, छोड़ो खुद से कर लेना, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो यार, कितना इजी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंदर। कितना इजी क्वेश्चन, सब नीट का प्रीवियस है, नीट 2012 में आया हुआ है। हाँ, सो प्लैनेट है जिसका मास है एमपी, ठीक है, प्लैनेट है जिसका मास है एमपी, डायमीटर है डीपी। तो यार डायमीटर बाय 2 रेडियस होता है, तो उसका कोई टेंशन है नहीं, डीपी मैं लिख देता हूँ, रेडियस ही मान लेता हूँ। डीपी रेशियो एक ही ना होता है यार। तो ये पार्टिकल ऑफ मास m इज फॉलिंग इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटी पूछ रहा है सिंपली। मुझे पता है कि रेडियस क्या है dp अपॉन 2, मास क्या है mp। मुझे पता है ग्रेविटी क्या होता है gm अपॉन r स्क्वायर। तो मैं डालूंगा gmp अपॉन 1 अपॉन 2 dp का होल स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 4 dp स्क्वायर। 4 ऊपर चल जाएगा, 4, तो आंसर हो जाएगा ये 4 GMP अपॉन DP स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बना लोगे आप। ये भी ऐसे क्वेश्चन है, अर्थ बड़ा हो गया, क्या हो गया, फिर क्या हो रहा है कि डेंसिटी में क्वेश्चन है, तो मैंने आपको डेंसिटी का भी फॉर्मूला बता दिया ग्रेविटी का, जो कि होता है G इक्वल्स टू KPR। लेकिन यहाँ पर रियल में क्या होता है, G इक्वल्स टू K रो आर। उसको में P दिखता है तो P बोल देते हैं, ठीक है, जीरो आर। तो इसमें जीरो आर पुट करो और इस क्वेश्चन को खुद बनाओ और कमेंट करो यार। ठीक है, सब क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, आप खुद से करना चाहिए। नहीं, ये जीरो जीरो आर वाले कर लेते हैं। सो द डेंसिटी ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस द अर्थ। तो मैं यहाँ पर रो को क्या कर दूंगा, 2 रो। लेट जीरो आर इज ऑफ अर्थ, ये अर्थ की कहानी है, ये अर्थ की कहानी है जो तुम्हें सुनानी है। और यहाँ पर हमारा नया प्लैनेट जो मैंने डिस्कवर किया है, जो कि प्लैनेट एक्स होगा मे बी। मैंने देखिए, ये तो डिस्कवर्ड प्लैनेट है, ठीक है, ये मे बी आपको दिख रहा होगा, तो ये सैटर्न नहीं हुआ प्लैनेट है। तो लेट्स सी द न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट ये है एक। तो इस प्लैनेट का रो है हमारा टू टाइम्स द रो ऑफ अर्थ, ठीक है। The acceleration of the gravity at the surface of the planet is equal to the surface of the earth, and यहाँ पर क्या बोल दिया है, g equals to g dash, g equals to g dash of the planet। मतलब लेट्स से ये अर्थ है और ये दूसरा प्लैनेट है, तो अर्थ का जो ग्रेविटी है वो इक्वल्स टू द प्लैनेट ग्रेविटी ऑफ दिस प्लैनेट। तो अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आगे देखो यार, ठीक है। सो इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट वुड बी। सो यार आपको सिंपली करना है केपीआर इंटू केपीआर।
Kp1r R1 इक्वल्स टू Kp2 R2। के कट गया, के मर गया, के को मारो, के को मारो, के मर गया, के मर गया। ठीक है, ठीक है, के कट गया, के कट गया। अब आगे बात करते हैं ρ1 R2। एंड आपको पता है ρ1 यहाँ पर है, ρ1 और R1 इज R, एंड ρ2 इक्वल्स टू 2 ρ1 एंड R2 इक्वल्स टू R2। ठीक है, R2 इक्वल्स टू R2 एंड ρ1 कट गया, R2 क्या हुआ, R/2 इक्वल्स टू R2। सो यहाँ पर इतना इजी वे में KPR का यूज करके आप अपने प्यार के मोहब्बत से आंसर निकाल लिया, दैट इज R/2। सो इसका आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी और इजी है। ये सिंपली बता रहा प्लैनेट 9 टाइम्स का ग्रेविटेशनल है तो उसका मास क्या होगा। सिंपली ये क्वेश्चन जो आपका 22 नंबर में हिंट दे देता हूँ, Gm/r² से बन जाएगा, जो कि ग्रेविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, एंड ये भी हम सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो की है ये भी केपीआर से रिलेटेड है। एंड यहाँ पर आपको केपीआर में इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर केपीआर जो होता है ना, यहाँ पर पी होता है डेंसिटी। आपको पता है, मेरे को पता है, पूरे जो भारतवासी है सबको पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। एंड यहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशन में हम लोग को हर एक ऑब्जेक्ट को एक सर्कल की तरह मान्यता देना है। तो सर्कल का वॉल्यूम हमने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, 9th में पढ़ा ही होगा। दैट इज, सर्कल का वॉल्यूम होता है आपका 4/3πr³। सो डेंसिटी इक्वल्स टू 4 एम 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 नहीं 3m 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 अपॉन 4πr³। सही लिखा? हाँ ठीक है, 3m/4πr³। तो यहाँ पर आपने, यहाँ पर रो के वैल्यू जान ही किया, तो ऐसे करके पुट कर लो यार, सब कर ही दूं मैं। ठीक है, तो बस सब आपको समझ आ गया हो कैसे कैसे करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, हो गया। चलो अब यार हम लोग अर्थ के ऊपर की बात कर लिए, कुछ नीचे की बात करो यार, नीचे भी देख लिया करो। नहीं कुछ नहीं, सही। ठीक है, तो नीचे की बात करें तो हम सिंपल फॉर्मूला डी इज और इजियर, G0 1 माइनस D/H D/R। ठीक है, दर्द की कहानी है सब, हमको हमें तुम्हें सुनानी है। ये सब भी खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म। एंड ये अब देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, वेरिएशन दिखा रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये वेरिएशन है, आपको बताना है, आप खुद से करो। एंड एक क्वेश्चन मैं कर लूंगा यहाँ पर, लेट्स सी, मैं वो भी कर दूंगा, वो ग्राफ वाला भी। सो बॉडी वेट 200 ग्राम द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच वेट है द हाफ वे द सेंटर। तो यार नहीं लग मन करता करने का। ठीक है, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आ जाएगा। एकदम सेम, एकदम डेट टू पुट कर देना यार, पुट कर दो यार। 29 का आंसर देखो, 29 का आंसर देखो देखो देखो, बी। ठीक है, एक कहानी है सबको सुनो। ठीक है, 29 का बी आपको आंसर दिख रहा है कि सेंटर ऑफ द अर्थ के बाद क्या होता है यहाँ पर। तो ये आपको जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाना है यार, ध्यान ध्यान से देना, प्योर समझ आएगा। ठीक है, मे बी आपको मैं कैमरा से दिखाऊंगा, आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। ठीक है, कैमरा, कैमरा में मैं वीडियो कैमरा अपलोड करता हूँ यार, उसको छोड़ो, कैंसिल। ये जो स्लाइड दिख रहा है आपको, मैं यहीं पर कैमरा का एंगल बढ़ा देता हूँ। चलो, तो देखो यार, यहाँ पर हम लोग जो भी कर रहे हैं, बहुत गंदा कैमरा वाइप कर रहा है। सो यार देखो, यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि सेंटर, प्लैनेट के सेंटर से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, ग्रेविटी का ग्राफ कैसे चेंज करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी, हम लोग प्लैनेट के सेंटर पे हैं। लेट्स सी, हम लोग प्लैनेट के सेंटर पे हम लोग आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, हम लोग प्लैनेट के बॉर्डर पे आ गए। हम लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, यहाँ पर हम लोग स्पेस में आ गए। तो हमें पता है, आपको पता है, सभी को पता है कि यहाँ पर मीन्स प्लैनेट के बॉर्डर पे द ग्रेविटी इज मैक्सिमम। ठीक है,
प्लैनेट के बॉर्डर पे द ग्रेविटी इज मैक्सिमम, तो ग्रेविटी कहाँ मैक्सिमम होगा? यहाँ पर। ठीक है, एक चीज तुमको और आपको सबको क्लियर हो गया, एक चीज तुमको सबको क्लियर हो गया कि प्लैनेट के बॉर्डर पे ग्रेविटी इज मैक्सिमम। तो कैसे समझे उसको? यार बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, मतलब थोड़ा फील करा था। तो बस यार देखो, यहाँ पर ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ हो गया? प्लैनेट के बॉर्डर पे। तो हर जगह एक मैक्सिमा दिख रहा है आपको, दिख रहा है। बट ये मैक्सिमा आया कैसे यार? ये आया दो इक्वेशन से। ये मैक्सिमा आया आपका, देखो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से गए। तो ये एरिया एक अलग एरिया हुआ, ये एरिया एक अलग एरिया हुआ, ये तो हो गया आपका मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन लग रहा था ग्रेविटी चेंज का इज द जी नॉट वन माइनस डी अपॉन आर, एंड यहाँ पर जो इक्वेशन लग रहा है वन माइनस टू डी अपॉन आर। तो मतलब ये जो स्लोप इसका बनता है ये एक स्ट्रेट लाइन है यार, ये जो स्लोप बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर एक अचानक ड्रास्टिकली ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, यहाँ पर ग्रेविटी ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला भी पता है कि एट अ हाइट ग्रेविटेशनल फोर्स एक स्क्वायर के अंदर आता है, दैट इज वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। एंड ये जो होल स्क्वायर है इस ग्राफ को कुछ इस तरह से डिक्रीज करा देगा। एंड ये जो स्टार्ट कर रहा है ये एक सिंपल एक लीनियर ग्राफ बनाएगा स्ट्रेट लाइन का। तो आपको ये स्ट्रेट लाइन, ये मैक्सिमा और ये जो डिक्लाइन है वो समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम दिया। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी टाइप का, तो आप ये क्वेश्चन खुद से करना, ये ग्राफ वाला। आगे बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ, U इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर ही है। ठीक है, सो यहाँ पर द वर्क डन टू रेज द मास ऑफ m from the surface of the earth to a height at h is equals to that। तो यार अब फॉर्मूला क्या काम आएगा? सो वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h। ठीक है, टू अ हाइट h इक्वल्स टू, तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, mgh का फॉर्मूला लगेगा, mgh अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा mgh अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर, जिसको मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। तो लेट्स कंटिन्यू यार पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट को आगे समझते हैं। F5 प्रेजेंट करूँ स्क्रीन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट को समझते हैं, थोड़ा स्पीड पेस लेते हैं। हाँ, तो यार हम लोग को अब समझना है पोटेंशियल एट अ हाइट। तो ये तो मुझे पता चल गया पोटेंशियल होता क्या, बट मुझे अब बात पोटेंशियल एनर्जी की नहीं करनी है, मुझे बात करनी है एक हाइट की। मुझे बात करनी है कि अर्थ के सरफेस से रॉकेट लॉन्च किया गया, तो इस हाइट से क्या डिफरेंस होगा ग्रेविटी का, पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल फील्ड का, जो भी चीज है क्या डिपेंड करेगा हाइट से। तो हाइट को ध्यान रखना और समझना है कंसेप्ट को। सो एट अ हाइट सो एट अ हाइट the potential energy will become delta U, and delta U will be the formula of this answer of the question। ठीक है, स्टाइल नहीं मारते, जाके लिखते हैं mgh अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर। सो सो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग लिखेंगे डेल्टा यू इक्वल्स टू mgh अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर। डेल्टा यू इक्वल्स टू mgh अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसी क्वेश्चन, इसी फॉर्मूला के बेसिस में हम लोग को क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और थ्योरी कवर करते हैं। अब बात करना है हमारा एक इम्पोर्टेंट और एक अच्छा सा टॉपिक, स्केलर वेलोसिटी। उसके लिए हमारा रॉकेट बाबू इज रेडी। सो रॉकेट बाबू को ले देते हैं लाइट, रॉकेट बाबू को दे देते हैं हम लोग लाइट। सो ये हमारा रॉकेट का सोलर पैनल। ओके, ये हमारा रॉकेट का सोलर पैनल में भी आपको दिख रहा होगा, लाइटिंग थोड़ा कमी हो गया, मैंने लाइटिंग निकाल दिया। तो ये जो रॉकेट है ये रेडी फॉर लॉन्च है। ये मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट स्पीड ट्राई किया। मैंने डाला कि मैंने 8 किलोमीटर पर सेकेंड डाला, ये नहीं लॉन्च हो गया अर्थ के बाहर। क्या मतलब, ये जो प्लैनेट है जो कि मार्स है, ठीक है, ये मान लेगा मैं अर्थ है, हाँ,
मैंने 8 किलोमीटर पर सेकंड डाला तब भी अर्थ के बाहर नहीं गया, मैंने 9 डाला तब भी नहीं गया, मैंने 10 डाला तब भी नहीं गया, मैंने 11 डाला तब भी नहीं गया। जब मैंने देखा कि मैं 12 किलोमीटर पर सेकंड डाल दिया, तो ये लॉन्च भी हुआ और ये एटमॉस्फेयर के बाहर चल गया, मतलब कि इसके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के बाहर चल गया लॉन्च के बाद, इसके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के बाहर चल गया लॉन्च के बाद। तो मुझे दिखा कि कुछ तो ऐसा होगा वेलोसिटी, जिसको मैं एक नाम, एक फैंसी सा टर्म दे सकता, दैट इज स्केप वेलोसिटी, जिससे कि ये प्लेन बाहर जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमारे साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा तो किया नहीं होगा, उन्होंने सब चीज इक्वेशन से ही लाते हैं, तो इक्वेशन से लाया, मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा। तो यार ये तरीका नहीं है, तरीका सिंपली जो भी है मैं बताऊंगा। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू है यार 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, जो कि हम लोग आता है एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, दैट इज एम आई मैकेनिकल इनिशियल इक्वल्स टू मैकेनिकल फाइनल। मुझे नहीं करना डेरिवेशन, बहुत इजी सा, इसलिए मैं कर देता हूँ। इज द यू आई प्लस के आई इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ। एंड यू आई आपको भी पता, मुझे पता, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। और काइनेटिक एनर्जी हमें पता ही है, हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 + 0, क्योंकि ऊपर जाके कुछ सब चीज होता है 0, ठीक है। सो यहाँ पर यार, यहाँ पर सिंपली हो गया हाफ एम वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर। एंड यहाँ पर मैं कट कर दिया एम और एम को, मैंने देखा वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm अपॉन आर। अब मुझे स्क्वायर अच्छा लगा नहीं, तो मैंने वी को डायरेक्टली रूट में किया एंड देखा पर 2gm अपॉन आर, ये था आर। तो मैंने देखा कि escape velocity is simply 2gm अंडर रूट 2gm अपॉन आर। एंड से बहुत क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको पढ़ना है, समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। सो यार यहाँ पर मैंने देखना है मुझे दो तीन बात की डिपेंड किस में करता है। एंड मैंने देखा कि ये एंगल पर डिपेंड नहीं करता है। फिर से रॉकेट बाबू को ले आते हैं, मतलब कि अगर मैं इसको अर्थ की 90 डिग्री पे छोड़ू तो भी वो चल जाएगा, अगर मैं स्पीड 11.2 से ज्यादा रखूं तो। अगर मैं 60 डिग्री पे करूँ, 30 डिग्री पे करूँ, 20 डिग्री में, जो भी डिग्री पर हो, मतलब ये एंगल ऑफ लॉन्च से डिपेंड नहीं करता है, तो ये एंगल पे डिपेंड डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और ये डिपेंड किस में नहीं करता, ये एटमॉस्फियर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। नो सॉरी, ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता, बट ये एटमॉस्फियर पे डिपेंड करता है, बट एटमॉस्फियर पे डिपेंड करता है। सो ये यहाँ पर हमारे फंडा लगता है रूट मीन स्क्वायर का, जो कि हम लोग केमिस्ट्री में थोड़ा मोड़ा देखेंगे, करेंगे। बात करते हैं यार, थक गई पूरा। अब बात करते हैं ऑर्बिटल स्पीड की। पानी पानी ऑर्बिटल स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। एक सेकंड। ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है यार, मतलब कि अगर एक सैटेलाइट या कुछ भी है या प्लैनेट ही है, दूसरे प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक ये है, एक ये है, ये मार रहा है भाई साहब ऑर्बिट, ठीक है। ये मार रहा है ऑर्बिट विद वी वेलोसिटी अपवर्ड। तो मैं देखा कि अंदर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, अंदर एक फोर्स लग रहा है एफ, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। लग ही रहा, सॉरी, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है दूसरे को धक्का मार रहा है विद अ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बाहर की ओर लग रहा है, दैट इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। मैंने ये भी देखा, मैंने देखा कि अंदर की तरफ ये लग रहा है, बाहर की तरफ ये लग रहा है, दोनों बराबर है। तभी तो यार ये पाथवे को मेंटेन कर रहा है, तभी तो ये अपना ऑर्बिट, अपना इलिप्टिकल पाथ को छोड़ नहीं रहा है, तभी तो ये स्टेबल है। तो मैंने एक सिंपल सा फंडा यूज किया यार फिजिक्स का, दैट इज दोनों की इक्वेट कर दिया। अरे मजा आ गया इक्वेट करके, ठीक है।
मैंने सिंपली आर को आर से काटा, एम को एम से काटा, मैंने वी स्क्वायर को देखा कि है ये जी एम अपॉन आर, और मैंने वी को देखा जो कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, मैंने अभी वी को देखा, दैट इज जी एम अपॉन आर आ रहा है, एंड मुझे एक चीज नोटिस करने को मिला। क्या नोटिस करने को मिला कि वीई क्या था? वीई था अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, और वी क्या था? वी है अंडर रूट जी एम अपॉन आर। तो मैं सिंपली एक प्यारा सा बात यहाँ पर लिख दिया कि v इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स ऑफ वी नॉट, वी ओ, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटर। तो यार ये हमें दो तीन पॉइंट समझ में आया, नहीं मुझे मजा आया बताने में आपको। इसके बेसिस में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, इसके बेसिस में क्वेश्चंस करते हैं। अरे 1 घंटा का लेक्चर को रखते हैं आप मेरे ख्याल से। और फिर हमारा टॉपिक बच जाएगा हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, हमारा टॉपिक बच जाएगा, वन शॉट में नहीं रखते, वन शॉट में फिर ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, हमारा टॉपिक बच रहा है टाइम पीरियड, देन हमारा टॉपिक में आ जाएगा और एक्लिप्सेस, देन हमारा ये लॉ आ जाएगा हमारा द डिजायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, फिर केपलर्स के लॉ आ जाएंगे। तो ये सब वाले लेक्चर में करते हैं, अभी क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ठीक है, फटाफट से। सो ये स्लाइड लिया यार, ये स्लाइड लिया, start करते हैं। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खुद से कर, मैं कराऊंगा बाद में भी। सबसे पहले स्केप वेलोसिटी कुछ कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन यार। अभी ये क्वेश्चन देखो यार, स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपको अभी ये बोल रहा है, तो मैं बता, 1/रूट बी होगा आंसर इसका। सिंपली यार रूट पर डिपेंड करता है, कुछ नहीं है। तो फिर वीपी और वी का क्या रिलेशन है, तो ये सब बताया गया हुआ है। ये करते क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में। हाँ, सो हमारा अगले लेक्चर का मोटिव क्या भी है, सबसे पहला कि हमें पोटेंशियल एनर्जी, और हम लोग अभी जो समझा आपका एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्वेश्चन करना। देन हम लोग टाइम पीरियड को डिटेल में समझेंगे, एक्लिप्सेस समझेंगे, और एक्लिप्स की कहानी बहुत मस्त है यार, वो समझेंगे। एंड मैं एक फोटो लगा लूंगा एक्लिप्स का भी यहाँ पर। एंड देन हमारा और कुछ टॉपिक कवर करेंगे, और हमें देखना है हमारे क्वेश्चन चार्ट को कि हम ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो जो हम ना कर पाए। ठीक है, सो ये क्वेश्चन चार्ट भी पूरा कंप्लीट करवाना मेरे को इस कोर्स के अंदर। और प्लीज यार कोर्स को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यार। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।